डियर स्टूडेंट्स, कल हमने क्रैमर रूल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल मेथड के दो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए थे, वेरी इजी थे। तो उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन अपना एग्ज़ाम में आएगा वो मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं। लेकिन सॉल्व करते समय हमें कई एक बातों की ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करनी है बाय मैट्रिक्स मेथड, तो किस किस बात का ध्यान रखना है। तो हेडिंग डाल लीजिए मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड में इशारा लिख लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो तब भी हल होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब भी हल होगा। जबकि क्रैमर रूल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता था, तभी क्रैमर रूल उन लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करता है। लेकिन ये जो है मैट्रिक्स मेथड है, इसमें हमारे दोनों प्रकार की लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। चाहे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है कोई ए, उसका डिटर्मिनेंट चाहे हमारा 0 आ रहा हो और चाहे इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो, इस विधि से हमारी सारी लीनियर इक्वेशन हल हो जाते हैं। जबकि क्रैमर रूल से वही लीनियर इक्वेशन हल होती थी जिनका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। इसमें नोट में लिख लीजिए, मैट्रिक्स मेथड जब लगाएंगे तो ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग, ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग। इसका मतलब ये इसलिए लिख दिया कि इसमें आपका कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, इसको हल करते समय हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार का है, वो हमारे 3 केस पर डिपेंड करेगा। केस फर्स्ट, इफ जब हम क्वेश्चन हल किया करेंगे तो इसको भी हम डिफाइन किया करेंगे क्वेश्चन के बीच में कि हमारी कौन से केस को फॉलो कर रहा है। जो लीनियर इक्वेशन की कैलकुलेशन है वो इन 3 केस में से किस केस को फॉलो कर रहा है, उस प्रकार से फिर हम इसको आगे बढ़ाया करेंगे। केस फर्स्ट, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अभी हम बताएंगे ये ए बी मैट्रिक्स क्या है। ए होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ए बी होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें ए बी होती है और पार्टीशन के रूप में बी भी सम्मिलित होती है। तो जो रैंक ऑफ ए है वो बराबर होनी चाहिए, अगर आ जाती है रैंक ऑफ ए बी के, और ये दोनों ही देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकती है जब ए और ए बी की रैंक बराबर हो, और यदि बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। केस फर्स्ट में मैंने बताया आपको रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के, और बराबर हो अभी सब समझाऊंगा, बराबर हो नंबर ऑफ अननोन्स के। नंबर ऑफ अननोन्स, अगर इस परिभाषा को बिलोंग करता है कोई लीनियर इक्वेशन ऐसा है कि रैंक ऑफ ए निकालें, बताएंगे ए क्या होता है, फिर रैंक ऑफ ए बी निकालें, ये भी बताएंगे ए बी क्या होता है। अगर ए की रैंक और ए बी की रैंक बराबर है तो इक्वेशन के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, और बराबर नहीं है तो नहीं होंगे। और जब सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं उन इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहते हैं, और जब सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है तब उस इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन कह देते हैं। तो केस फर्स्ट में बड़ा ध्यान से देखना होगा, बहुत इजी है ये। इफ रैंक ऑफ ए बराबर जब आ जाए करेगी रैंक ऑफ ए बी के, तब ये हमारी यहाँ तक बात ये कह रही है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट
और जैसे ही ये और बराबर हो गया, बराबर नंबर ऑफ अननोन के हो जाए तो कॉमा लगा के लिख लीजिए देन द इक्वेशंस आर consistent and have consistent इक्वेशन कही जाएंगी और and have only one और यूनिक भी कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है कि नियम बताते नहीं है, क्वेश्चन चालू हो गए, बच्चे ने ये नहीं समझ पाया कि इसमें सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है, फिर परेशानी पैदा हो जाती है। तो जब हम मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे, दोनों प्रकार की सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दोनों प्रकार की जो मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वाली, सिंगुलर इक्वेशन नॉन सिंगुलर इक्वेशन दोनों प्रकार की इससे सॉल्व हो जाते हैं। और जब सॉल्व करते हैं तो ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग होता है। दूसरी बात, रो तो आप लगा रहे हैं, फिर आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 3 प्रकार में बट जाता है। वो केस फर्स्ट क्या है कि यदि क्वेश्चन में क्या पोजीशन हो, रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के और बराबर हो नंबर ऑफ अननोन्स के, देन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो यहाँ तक बता रहा है, जब रैंक ऑफ ए बराबर होती है रैंक ऑफ ए बी के, देन द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और फिर जब बराबर नंबर ऑफ अननोन के और हो जाए तब कह देते हैं कि देन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव, इसकी वजह से एंड हैव ओनली वन और यूनिक सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड के जो मान आ गए वो आ गए, फिर दूसरे मान नहीं हो सकते और कोई। और यूनिक मीन्स मतलब एक ही वैल्यू आएंगी, एक्स वाई जेड के मान 1 2 3 कुछ भी आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 भी आए और दूसरे मान भी आ जाए, ऐसा नहीं। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ अननोन ये तीनों बराबर हो जाएं, ये हमारे तीनों वैल्यूएशन बराबर हो जाएं, देन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव, कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी और एंड हैव ओनली वन या यूनिक सॉल्यूशन। केस सेकंड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब केस सेकंड, अभी घबराए नहीं, जब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर ये वाला चेक किया करना उसमें। दूसरा ये है कि इफ रैंक ऑफ ए लेस देन, क्योंकि ए की रैंक ए बी से कभी अधिक नहीं होती और हमें दिखानी है कि ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब किसी की रैंक अधिक होगी किसी की कम होगी, बराबर नहीं है तब बराबर है तो कंसिस्टेंट हो गई, और बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगी। और यदि बराबर नहीं है तो इनमें संबंध क्या होता है, तो एक ही जो रैंक होती है वो हमेशा कम होती है रैंक ऑफ ए बी से, अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। कहने का मतलब यह रैंक जब बराबर थी तो सॉल्यूशन था, और जब रैंक बराबर नहीं है, ए की रैंक और ए बी की रैंक जब बराबर नहीं है तो आप एक हमसे प्रश्न करेंगे कि सर बताइए कि जब रैंक बराबर नहीं है तो फिर इन ए की रैंक और ए बी की रैंक में क्या संबंध होगा। तो अगर बराबर नहीं है तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि ए की जो रैंक है मैट्रिक्स की वो ए बी मैट्रिक्स की रैंक से हमेशा ए की छोटी होती है, कभी भी रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन नहीं हो सकती रैंक ऑफ ए बी से। अगर रैंक बराबर है तो इक्वेशन सॉल्व होंगी,
इक्वेशन सॉल्यूशन होगा तो सॉल्व होंगी, और अगर रैंक बराबर नहीं है तो कैसी रैंक होंगी? फिर ए की जो रैंक है वो ए बी की रैंक से हमेशा कम होगी। बराबर नहीं है तो ये भी तो हो सकता था कि ए की रैंक अधिक होगी ए बी की रैंक से, ये नियम फॉलो नहीं होता। तो हमने दोनों बातें लिख दी कि अगर ए की रैंक ए बी की रैंक के बराबर यदि नहीं है तो फिर कैसी है? तो ये कह दिया कि रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी। अगर कोई पूछता है क्या रैंक ऑफ ए अधिक भी हो सकती है ए बी की रैंक से, तो आपका जवाब होगा नो। ये दोनों बातें लग जाएं तो यहाँ पर क्या कहेंगे? जब बराबर होती थी तो इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहते थे और एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ क्या कहेंगे कि अगर ऐसा नियम लागू होता है देन द इक्वेशंस आर, क्वेश्चन में हल करने में कुछ नहीं है, केवल ये चेकिंग की जाया करेगी। देन द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा हमें, और अगर इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट कहिए, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होंगी। इसका नतीजा ये हुआ, क्लियर क्या बात हुई? यहां से क्लियर होता है कि रैंक ए की और ए बी की बराबर होनी ही चाहिए तो सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन सॉल्वेबल होंगी, और अगर ए और ए बी की रैंक बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन लिख दिया करेंगे नीचे क्वेश्चन में, नो सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन बिकॉज द इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। दो बातें हो गई। तीसरा केस ये है, बस तीन बातें लगा करेंगे। अब इन तीनों में ये देखा करेंगे कि जब कैलकुलेशन होने के बाद हमारे तीनों में से किस नियम को फॉलो कर रहा है। तो अगर रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो गई तो आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी, और नंबर ऑफ अननोन के और बराबर हो जाए तो यूनिक या ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं है तो कैसी होंगी? रैंक ऑफ ए कम होगी रैंक ऑफ ए बी से, देन द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। केस थर्ड, if rank of A is equal to rank of AB। अब बताइए क्या हुआ? अगर ए की रैंक ए बी की रैंक के बराबर है तो इसका मतलब इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट। और नंबर ऑफ अननोन के और बराबर हो जाए तो ओनली वन सॉल्यूशन, और यहाँ हो जाए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। क्या हो जाए? अगर बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और यदि बराबर है तो कंसिस्टेंट होंगी, और इसके भी बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये देखो फिर बराबर है तो ये यहाँ तक कह रहा है कंसिस्टेंट तो होंगी, लेकिन नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए तो ओनली वन सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ अननोन से इन दोनों की रैंक बराबर तो है। जैसे नंबर ऑफ अननोन 3 है एक्स वाई जेड, और इसकी रैंक दोनों की 2-2 आ रही है तो बराबर तो हैं 2-2, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से रैंक कम है। देन द इक्वेशंस आर then the equations are consistent and have many, और चाहे मैनी कहिए या फिर कहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
क्लियर हो गया सॉल्यूशंस। तो अब हम क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे और जब क्वेश्चन हल करके हम पहुंच जाया करेंगे अपनी मंजिल पर, तब इन तीनों में से हम ये देखा करेंगे कि हमारा ये लगे तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और वो भी कंसिस्टेंट कौन सी वाली, जिसमें ओनली वन या यूनिक सॉल्यूशन मिले। और अगर ये बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हुआ करेगी, तो देन दी इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट होगी, और इनकंसिस्टेंट का अर्थ होता है नॉट कंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो अगर ये नियम लगा करेगा ये वाला, अगर ये नियम लगेगा ये वाला, तो हमारी कैसी होंगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट तो होंगी, लेकिन मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब एक बात समस्या पैदा होती है, आप कहेंगे कि सर कंसिस्टेंट तो ये भी है कि दोनों बराबर हैं, और कंसिस्टेंट, चलो ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कि सेकंड वाले का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कहने का मतलब इक्वेशन सॉल्व हो ही नहीं सकती, लेकिन यदि सॉल्व हो सकती है तो वो दो प्रकार से सॉल्व होंगे। नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाएं तो ओनली वन या यूनिक सॉल्यूशन वाली होंगी, और अगर नंबर ऑफ अननोन से इनकी दोनों की रैंक बराबर तो हो, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम हो, तो मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली होंगी। अब आप कहें कि सर इसमें दोनों में फर्क क्या है, कंसिस्टेंट ये भी है और कंसिस्टेंट ये भी है, तो ये वाली यूनिक सॉल्यूशन क्यों दे रही है और ये इनफाइनाइट क्यों दे रही है। ये जो केस फर्स्ट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जब जीरो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है या ओनली वन सॉल्यूशन आता है। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर जीरो होता है तब मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। क्लियर हो गया। अब हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें फिर हम इन तीनों में से केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड ये देखा करेंगे कि इन तीनों में से जो हमारी कैलकुलेशन है मैट्रिक्स मेथड की, वो कैलकुलेशन इन तीनों में से कौन सी परिभाषा को बिलोंग कर रही है। अगर इसे परिभाषा को बिलोंग करे तो ओनली वन सॉल्यूशन निकलेंगे, इस परिभाषा को करे तो नो सॉल्यूशन, और इस परिभाषा को जब बिलोंग किया करेगी तब मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम निकाला करेंगे। अब हम मैट्रिक्स मेथड शुरू करूं उससे पहले एक बार पुनः दोहरा देता हूं, क्योंकि ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर इक्वेशन के लिए लागू होता है, दोनों के लिए, जबकि क्रैमर रूल केवल इसके लिए लागू होता था, नॉन सिंगुलर के लिए, और ये नॉन सिंगुलर और सिंगुलर दोनों के लिए। ठीक। दूसरी बात, इसमें एक ध्यान रखना होगा, ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप पूरे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, लेकिन अपने दिमाग में अगर ये तीन बातें रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन समस्या पैदा नहीं करेगा, और अगर समस्या पैदा हो भी जाए तो मैं हूं उसके लिए। परेशान नहीं हो, अपनी समस्या पूछा करें, एक निश्चित समय कर देंगे समस्या पूछने का, और वो सबसे बढ़िया है, आप ग्रुप में डाल दीजिए क्वेश्चन को और नीचे लिख दीजिए क्या समस्या है, हम उसका तुरंत नहीं तो कुछ समय बाद अवश्य जवाब देंगे। अब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं मैट्रिक्स मेथड के ऊपर और हल करना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है, अगर ये तीनों परिभाषाओं को फॉलो कराते रहेंगे क्वेश्चन हल करते समय तो बहुत इजी है, और अगर ये हम तीन नियम नहीं बताते तो तुम तुक्के मारते रहते लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। एक्सरसाइज शुरू करता हूं,
क्योंकि एग्जाम्पल तो सॉल्व है और एक इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन लैम्डा और म्यू वाला, उसे मैं कर दूंगा। और एक इम्पोर्टेंट और कहीं होगा के और के स्क्वायर वाला है क्या कहीं, के और के स्क्वायर वाला, हाँ ये है एग्जाम्पल 8। ये 2 क्वेश्चन मुझसे करवा लेना और सब कर लोगे कब, जब मैं सिखा दूंगा तब। एक्सरसाइज शुरू करता हूं 5A, एक ही एक्सरसाइज है, वेरी गुड। इसको मैं नंबरिंग से लेके चलूंगा, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, क्योंकि इस वाले चैप्टर को मैंने बढ़िया तरीके से करा दिया तो आपका 2 यूनिट में कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अभी तो हमने शुरू किया है, जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड पेपर शुरू हो जाएगा, पहले इसमें 2 यूनिट कर दूं, फिर मैं आपको हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन फिर दोबारा करके दिखाऊंगा फॉर प्रैक्टिस, याद ताज़ा करने के लिए। आप भयभीत नहीं हो, परेशान नहीं हो, धैर्य रखे रहिए, बस सब कुछ होगा। एक्सरसाइज में नंबरिंग से शुरू करता हूं, खुश हो जाइए क्योंकि नंबरिंग की बात की है मैंने। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 का नंबरिंग नहीं, पार्ट भी करूंगा सभी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो क्रैमर रूल से नहीं पूछा, देखिए एक्सरसाइज शुरू हुई तो क्रैमर रूल का कहीं जिक्र नहीं है, वो मैंने कुछ हटके एक्स्ट्रा करा दिया क्योंकि आप जान गए कि क्रैमर रूल क्या था, अपनी परीक्षा में यही आता है, इसलिए एक्सरसाइज इसी टॉपिक से शुरू हुई है। क्या लिखा है, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सच दैट, वो हमारी इक्वेशन इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x + y + z इज इक्वल टू 3। एक ही बार में सिखा दूंगा, फिर नंबरिंग चलेगी और फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप खुश होके कमेंट करेंगे कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। x + y + z इज इक्वल टू 3 और x + 2y + 3z इज इक्वल टू 4 और x + 4y + 9z इज इक्वल टू 6। ये 89 में आया था, 1989 में आया था क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। अब मेरा मेथड देखिए, करने का तरीका क्या है, एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। x + y + z = 3, x + 2y + 3z = 4, x + 4y + 9z = 6। इस इक्वेशन को कंपेयर विद, अब बेटा एक बात देखना, जब मैं सॉल्व करूं जिस तरीके से मैं चलूं, हर क्वेश्चन में तुमको भी उसी तरीके से चलना है, अपनी एक्स्ट्रा सोच पैदा न करें, मेरे नियम को फॉलो करते रहें। लिखिए कंपेयर विद इस इक्वेशन जो ऊपर लिखी हैं इनको हम कंपेयर कराएं किसके साथ, ax = b के साथ कंपेयर कराएं तो देन a का मान क्या होगा, यहाँ पर a क्या होती है, x y z के गुणांक उठा लो, 1 1 1, सीखना 1 1 1 1 2 3 और 1 4 9। ये तो आपकी हो गई ए मैट्रिक्स 1 4 9। और ये जो हमारी कॉमा कैपिटल X क्या है, तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुए हो कैपिटल X है, लेकिन वो कॉलम के रूप में होते हैं, x y z, समझ में आ रहा होगा। और एंड इंटर में किया होगा ये। और b क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स x y z के गुणांक का मतलब x y z के गुणांक ले लेते हैं यहाँ पर, और गुणांक का मतलब हो गया कोफिशिएंट, तो इसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख भी लो, इसे क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स या गुणांक मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड के गुणांक उठा लिए जाते हैं और ये हमारा x का मान हो गया एंड, और जो बराबर b लिखा है वो क्या होगा 3 4 6 एंड b बराबर 3 4 6। तो मैंने ये लीनियर इक्वेशन जो लिखी थी इक्वेशन तीनों उनको कंपेयर विद करा दिया ax बराबर b से। तो एक अब देखना a का गुणा करें x में और बराबर हम b के कर दें तो लौट के ये ही बन जाती है बेटे, ठीक है। इसलिए a हमारी यहाँ से मिल गई, b हमारी यहाँ से बन गई, x मेरे पास है ही। नाउ ध्यान रखना हर क्वेश्चन का ax बराबर b कंपेयर करके ax b लिख लिया करेंगे कि हमारे पास a क्या है, x क्या है और b क्या है। उसके बाद कहेंगे नाउ दी AUG ऑग, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में लिख दें, ऑगमेंटेड AUG ऑगमेंटेड now the augmented matrix is, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है उसे बोलते क्या है, चाहे कोई कुछ भी बोलता हो लेकिन हम ए बी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये ए और बी का गुणा नहीं है और ए और बी को शामिल करके लिखा गया है, इसलिए हम ए बी बोलते हैं। कुछ राइटर बी बोलते हैं, केवल बी बोलते हैं, तो तुम कहोगे कि इसमें बी लिखो, फिर ए नहीं लिखने देंगे। समझ गए होगे बात। और अगर मैंने ए बी कह लिया और ये कह दे कि ये मल्टीपल नहीं है, ए बी का मतलब ए गुणा बी नहीं है, ए बी का मतलब है कि ए और बी सम्मिलित मैट्रिक्स। तो कैसे ए बी का मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम ए बी से डिनोट करते हैं, चाहे किताब किसी से करती हो, ए बी से डिनोट करते हैं। और ए तो यहाँ लिख लेते हैं 1 1 1 और 1 2 3 ऊपर लिख ले क्या। नाउ दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, क्योंकि फिर नाउ दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये गुणा नहीं है, लिख लो कहीं कि ए बी का मतलब ए गुणा बी नहीं है, ए बी मैट्रिक्स है जिसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं ए बी को। तो ए बी इज इक्वल टू कैसे लिखी जाती है 1 1 1, पहले ए लिख लो 1 1 1 1 2 3 1 4 9, यही है क्या 1 1 1 1 2 3 1 4 9। और ए तो यहाँ तक लिख गई और इसके बाद फिर पार्टीशन लगा देंगे, उसके बाद बी लिख दो 3 4 6। अब देखना इससे क्या हुआ, भले ही हमारी दोनों को ए बी का मतलब गुणा से नहीं है, ए बी का मतलब है ए और बी को दोनों को कंबाइंड करके लिखना, लेकिन कंबाइंड के बाद भी मैंने पार्टीशन क्यों लगा दिया, क्योंकि ये पता लगता रहे आखिर तक कि पार्टीशन के जो इधर लिखा है वो ए है और पार्टीशन के इधर लिखा है वो बी है और पूरा पार्टीशन सहित लिखा है वो है ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, न कि ए मल्टीपल बी। ए मल्टीपल बी नहीं है, ए बी का मतलब है सम्मिलित करके लिखना। ठीक है, अब हमारा क्या नियम है हल करने का, यहाँ तक सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से लिख के आपको लाने हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन लिखी हो उनको कंपेयर विद ए एक्स बराबर बी से कराइए तो ए का मान यहाँ मिलेगा। कैसे मिलता है, एक्स वाई जेड के गुणांक उठा लिए जाते हैं
और एक्स वाई जेड खुद लिख दिए जाए मैट्रिक्स में, वो भी कॉलम के रूप में, उसे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स कहते हैं। और जो इक्वेशन में बराबर लिखे होते हैं वैल्यूएशन, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, उनको भी लिख लेते हैं। फिर कहते हैं नाउ दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, तब लिखते हैं ए बी बराबर, पार्टीशन के इधर ए लिख लेते हैं और पार्टीशन के उधर बी लिख लेते हैं। अब देखिए मेरा आगे का काम क्या है, किसी तरह इसे बन बनाते हैं, गौर से सुनना। अब किसी तरह ए बन बन को बन बनाते हैं, और किसी तरह का मतलब रो से बन बनाना, क्योंकि कॉलम नहीं लगाते हैं, ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग। तो किसी तरह इसको ए बन बन को इतना ही काम करना है, ज़्यादा काम नहीं है इसमें। इसको बन बनाया करना, ए बन बन को बन बनाना, बन बना रखा है, तैसे ही इसको रो ऑपरेशन से जीरो करें तो बाई R2 माइनस R1, इस बन का पीछे गुणा और एंड, और R3 माइनस R1 और इस बन का पीछे गुणा। इतना काम। कहने का मतलब केवल केस फर्स्ट, फिर बता रहा हूँ आगे, अभी और भी है। पहला काम है एक, इतना ही काम करना, ज़्यादा मत करना तमाशा। ए बन बन को बन बनाइए, वो भी रो के द्वारा बनाएं, कॉलम के द्वारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग है। इसलिए तो हमने क्या किया, इस ए बन बन को बन बनाएं, और बन मेरा बना रखा है तो हम क्यों बनाएं। अच्छा, ये काम मेरा पूरा हो गया, बन बनाने वाला पहले से ही बन था। तो अब अगला चरण क्या है कि इसको जीरो करना है। तो R2 माइनस R1 इसका पीछे गुणा और R3 माइनस R1 इसका पीछे गुणा। तो ए बी अब बराबर नहीं कहना, इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाना, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव हो रहा है तो बराबर नहीं लगा सकते, इक्विवेलेंट कहेंगे। तो घबराना नहीं है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप खुद कहने लगेंगे कि अब छोड़ दीजिए मैं सीख गया। तो हमारा क्या है, R1 तो बदलेगी नहीं, R2 और R3 बदलेगी। तो R2 और R3 बदलेगी तो इसे लिख लीजिए ज्यों का त्यों, और पार्टीशन अपनी जगह पर रहना चाहिए। और 3 क्रिया दोनों में लगेगी ये वाली, लेकिन पार्टीशन लगा रहेगा। चलिए R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 ये 0, R2 माइनस R1 ये 1 हो गया, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 ये 2 हो गया, और R2 माइनस R1 करें तो यहाँ 1 हो गया। R3 माइनस R1 ये 0 हो गया, R3 माइनस R1 करें तो ये 3 हो गया, और R3 माइनस R1 करें तो ये 8 हो गया, और R3 माइनस R1 करें तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ तक कोई शक यदि नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखना एक काम क्या है, यहाँ इसे बन बनाया है तो इसके नीचे ही जीरो करेंगे, चाहे कितने भी एलिमेंट क्यों न हो। अब हम इसे बन बनाएंगे A22 को, लेकिन A22 को जब बन बनाते हैं तो R1 से संबंध नहीं रखते। अगर यहाँ बन होता तो हम सेकंड और थर्ड रो से ही बन बनाते, पहली रो से संबंध नहीं रखते, और कॉलम भी इसमें लगता नहीं है, तो फिर हम R2 और R3 से ही बन बनाते, लेकिन बन बना रखा है तो ये मेरा काम स्वतः ही खत्म हो गया। अब इस बन के नीचे 3 है, देखिए ये बन के नीचे 2 एलिमेंट थे तो ये 2 जीरो किए थे, लेकिन इस बन के नीचे एक ही एलिमेंट ऐसे जीरो करना, और वैसे इसको भी जीरो करते थे। अब मत करना, बन और बन के नीचे दोनों जीरो, फिर ये वाला बन बनाएं और इसके नीचे जीरो करें, और फिर इसे बन बनाएं, फिर इसके नीचे है ही नहीं कुछ तो जीरो करोगे। समझ गए होगे बात। तो चलिए ये बन बना रखा है, तो अब हमारा क्या है, बन बना रखा A22 को बन बनाते हैं तो सेकंड रो है, तो सेकंड रो घटेगी किस में से, थर्ड रो में से, R3 माइनस R2 और 3 का पीछे गुणा, कुल मिला के हमें ये 3 जीरो करने होते हैं। इस बन के नीचे वाले ये दोनों जीरो करने होते हैं मुझे, और इस बन के नीचे ये जीरो करते हैं, इसके अलावा फिर हम कुछ नहीं करते। यहीं से हमारी फिर परिभाषा देखते हैं
केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड में से कौन सी लागू हो रही है, और जिस जोन सी हमारी केस लागू होता है फिर हम उसी केस के अनुसार चलते हैं। तो ए बी इक्विवेलेंट कितना हो गया, R3 बदलेगा तो 1 1 1। अभी आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। और ये हमारा नहीं बदलेगा तो 0 1 2 और ये 1। ये R3 बदलेगा कितना, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 3 का गुणा 3 दूनी 6 और 8 में से 6 घटा दो अब तो यहाँ 2 मिला। और इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटाएं, यहाँ 0 हो गया। अब मेरी बात को सुने, बस इतना ही काम करना है मुझे। हमें क्या करना है, इतना ही काम करना है, बस यहीं पर आके हम रुक जाते हैं। कितना काम करना है, ये 1 बनाइए, इसके नीचे ये दोनों एलिमेंट 0, फिर इसे 1 बनाइए, इसके नीचे ये 0, और फिर यहाँ पर 1 बनाइए तो भी बहुत अच्छी बात, और 1 नहीं बनाएं तो भी अच्छी बात, क्योंकि इसे हम 1 न बनाएं तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस बात को रट लीजिए कि हमारा इसे 1 बनाएंगे और नीचे के दोनों 0, A1 1 को 1 बनाइए, नीचे दोनों 0, A2 2 को 1 बनाइए, इसके नीचे 0, और बस आगे फिर कुछ नहीं बनाते। ठीक, चलिए आप देखते हैं, हियर रैंक ऑफ ए निकालते हैं, या ये कहिए हियर, चलो पहले ही बता देता हूं, हियर फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। और ए है क्या, इसमें पार्टीशन के जो इधर लिखा है वो ए है, 1 0 0 1 1 0 और 1 2 2, यही है क्या ए। तो इस ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, देखो हल करो। जब डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो तो इसका डिटर्मिनेंट इन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है, 1 गुणा 1 गुणा 2, अपने आप हल हो गया। ये टेक्निक है, ये ट्रिक है, लेकिन ये ऐसे डिटर्मिनेंट कब कर लेते हैं, या तो इस डायगोनल के नीचे वाले ऑफ डायगोनल तीनों 0 हो ये वाले, या फिर ये 0 न हो तो इस डायगोनल से ऊपर वाले तीनों 0 हो। तो हम इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल के तीनों एलिमेंटों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकल के आया, इसका डिटर्मिनेंट 2 आया, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो यहाँ पर 2 आ चुकी है। क्यों, सॉरी, इसकी रैंक ऑफ ए 3 हो गई, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट आपने निकाला था उसका ऑर्डर 3/3 था। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट का मान इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन वी कैन से द रैंक ऑफ ए इज 3। समझ में आ गया होगा, एक ही रैंक निकालना सीख गए। अब ए बी की मैं रैंक जब बताऊं तो मुझे गौर से सुनना। एक ही रैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्टीशन से इधर जो इतना लिखा है ये ए है। अब इस ए से हम ए बी कैसे बनाएं, देखिए इस ए से हम ए बी कैसे बनाएं। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखें यहाँ पर, तो बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो लिखने के तरीके सुनना। ए बी, जब मैंने ए निकाली थी, ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो मैंने बी को टच नहीं किया था, बिल्कुल फ्रेश ए था, इसमें बी का कोई नहीं था। और जब ए बी कह रहे हैं तो अब मैं क्या करूं, ये 3 कॉलम लिखे हैं, उनमें से कोई एक कॉलम हटा दीजिए, ए में से कोई एक कॉलम कम कर दीजिए और उस ए में बी का कॉलम सम्मिलित कर दीजिए, तो हम उसे ए बी कहते हैं। तो ए बी क्या क्या बनेंगे, बनाओ ए बी। जैसे मैंने इसे हटा दिया तब बी हो गई ये और ये, मैंने इसे हटा दिया
तो ए बी मैट्रिक्स हो गई ये और ये 3 कॉलम। मैंने ए में से इसे हटा दिया तो हो गई हमारी ये और ये। कैसा लगा? इसे हटा दें तब एक बनेगी, इसे हटा दें तब एक बनेगी, और इसे हटा दें तब एक बनेगी, और अगर इसे हटा मत देना तो ए ही रह जाएगी। मतलब ए में 3 कॉलम हैं, उनमें से कोई एक कॉलम हटा दीजिए और उसकी जगह पर बी अप्लाई कर दीजिए। तो देखना क्या हो रहा है। यहाँ इसको और इसको और इसको लेते हैं तो रैंक 2 ही आ रही है, या जो कहिए 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। ये लेते हैं तो 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो रैंक 3 नहीं है। ये और ये लेते हैं, इसे हटा दिया था, और जब इसे और इसे लेते हैं तो देखो 3/3 की आ गई। तो मैंने ये कहा था, या ये कहिए कि ये जो ए बी लिखा है इस ए बी की सब मैट्रिक्स बनाइए। अगेन ए बी का डिटर्मिनेंट लिखें कितना होगा, तो 1 0 0। ओहो, ध्यान दें, इसमें से कोई एक हटा दीजिए और इसको शामिल कर लीजिए। लाओ पहले ए बी मैट्रिक्स बना दें, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अगेन ए बी बराबर, ए बी का मतलब है ये 3/4 की, 1 2 3 और 1 2 3 4, 3/4 की है। 3/4 का डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकते, इसलिए हम 3/3 की बना रहे हैं। लेकिन 3/3 की बनाएं तो ये तीनों मत ले लेना, क्योंकि ये तो ए ही बनती है केवल। इनमें से एक छोड़ते जाओ और उसकी जगह इसे लेते जाओ। तो ए बी मैट्रिक्स कितनी बनेंगी देखें, ए बी मैट्रिक्स कितनी बनेगी। एक तो ये बन रही है 1 1 0, इसे ले लिया, और 1 1 वो 1 0 0 और 1 1 0, ये 2 कॉलम हमने ए के ले लिए। तो तीसरा कॉलम फिर 3 1 0 लीजिए, क्योंकि हमें ए बी का मतलब ए भी लेना है और बी भी लेना है। इसका ये कॉलम नहीं लिया तो इसकी जगह मैंने इसको ले लिया, एक ये नहीं लिया, ठीक, ये नहीं लिया था, और शेष 3 लिख लिए। अब चलो जैसे इसे नहीं लेते हैं तब क्या बनेगी, कॉमा। अभी और बनेंगी ए बी बराबर इतनी ढेर सारी। हमने क्या ले लिया, पहला दूसरा ले लिया और तीसरा नहीं लिया, ठीक, पहला दूसरा लिया था मैंने। अब चलो दूसरा तीसरा ले लेते हैं, 1 1 0 और 1 2 2 और 3 1, ये 3 1 0 हर एक में लेना है। 3 1 0 बी वाला जो पार्ट है, बी वाला, वो बी वाला पार्ट हर एक में लेना है। ये वाला ले लिया, शुरू के 2 लिए थे तब ये ले लिया, फिर फर्स्ट सेकंड और ये, अब फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड और थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम और ये। अब सेकंड छोड़ दो, यहां से शुरू करो, 1 2 2 1 2 2 और 3 1 0 1 2 2 3 1 0 और लौट के 1 0 0। शायद सीख गए होंगे आप। ये 3 सब मैट्रिक्स बनेंगी। 3/4 का डिटर्मिनेंट होता नहीं, इसलिए हमने 3/3 की ये सब मैट्रिक्स बना ली। क्या बना ली, कैसे बनाते बताऊं। इनमें से पहला दूसरा ले लो, तब तीसरा मत लीजिए। इनमें से दूसरा तीसरा ले लो तो पहला मत लीजिए, और इनमें से तीसरा और पहला ले लो तब दूसरा। पहला छोड़ दो, तीनों ले लो, फिर दूसरा छोड़ दो, तीनों ले लो, फिर तीसरा छोड़ दो और तीनों ले लो। तो जो छोड़ोगे वो ए में से छोड़ना ना, तुम जो कहोगे ये वाला छोड़ दो, नहीं, बी वाला हर बार है। देखो बी वाला इसमें भी है, बी वाला इसमें भी है, और बी वाला इसमें भी है। ये वाला तो हर एक में होगा, और ये वाला जब हर एक में लोगे इधर कहीं, तो इनमें से कोई एक छोड़ना पड़ेगा। शायद समझ गए होंगे।
ए बी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए की कोई कॉलम छोड़ दो और बी का सम्मिलित, फिर ए का ये छोड़ दो बी का सम्मिलित, और फिर सी का ए का ये छोड़ दो बी का सम्मिलित। जब तक बी का कॉलम सम्मिलित रहेगा तब तक ए बी बोली जाएगी, और जब बी का कॉलम सम्मिलित नहीं होगा तब ये ए बोली जाती है। क्या समझ गए इस बात को? आगे समझाऊंगा। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और ए बी है कितने बाई कितने का, 3 बाई 3 का। तो देखिए इसका 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट निकालें, 0 आ रहा है। क्यों? हल करके देख लो। इसके नीचे तो 0 3 है ही, लेकिन इन तीनों का गुणा करोगे तो इसने 0 कर दिया। कैसा रहा? इसको हल करके, इसको भी हल करके देख लो, मिल रहा है। यहाँ 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट 0। मैंने यही तो कहा था कि जितनी सब मैट्रिक्स 3 बाई 4 में से 3 बाई 3 की जो सब मैट्रिक्स बने, अगर उनमें से सभी का डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक 3 नहीं होगी, और अगर इनमें से कोई मान दे गया कुछ तो रैंक 3 जरूर होगी। तो इसकी रैंक 3 नहीं है क्योंकि 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट 0 है। इसका निकालो डिटर्मिनेंट 3 बाई 3 का, इस वाले का 1 1 0 और 1 2 2 और 3 1 0। अगर इसका मान कुछ आ गया तो इसको मैं निकालूंगा भी नहीं, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं इन तीनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट का मान कुछ आ गया तो रैंक 3 हो जाएगी। इसको हल करें तो 1 और 1 के लिए ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये 0 और माइनस का 2 तो 0 -2, फिर +1 लिख लो ये वाला, ये बंद और ये बंद, और ये गुणा ये पहले करेंगे 0 और ये भी 0 तो 0 -0, और फिर लिखेंगे प्लस का 3 ये वाला, ये बंद और ये बंद, तो 2 1 2 और -0, 2 1 2 -0। अब ये देखना ए बी का डिटर्मिनेंट चेक करें तो इसने तो 0 दिया, छोड़ दिया। अब इसको चेक कर रहा हूं, ये भी 0 दे जाए तो इसे भी छोड़ देंगे, फिर इसे चेक करेंगे। अगर ये मान दे गया तो उसे चेक ही नहीं करेंगे। तो इसका मान कितना आ गया बराबर, ये मिला हमें कितना, ऋण का 2 1 का गुणा तो -2, ये तो 0 है ही तो 0 लिख लो इसे, और ये हो गया 3 दूनी 6, कुल मिला के 6 में से 2 गया वो 4 आया, और 4 आया जो कि 0 नहीं है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाला, वो भी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स का जो 0 नहीं आया। देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी भी कितनी आ रही है, 3। तो एक बात देखो, रैंक ऑफ ए कितनी आई थी, रैंक ऑफ ए कितनी थी, 3। फिर इसमें से एक एक कॉलम छोड़ते गए, बी को सम्मिलित करते गए, तो इस वाली मैट्रिक्स ने यहाँ हमें 3 मैट्रिक्स दे दी। तो अब हम इसको चेक क्यों करें, हमारा यहीं से पता लग गया कि इसकी रैंक 3 है। अब जब ए की रैंक और ए बी की रैंक, ए का मतलब है इधर का पोर्शन ले लीजिए, ए की रैंक हो गई, और बी का मतलब है इनमें से क्रमशः एक एक करके छोड़ते जाइए, उसकी जगह पर बी वाले कॉलम को एडजस्ट कर दिया जाए तो वो ए बी कहलाता है मैट्रिक्स। फिर इन ए बी मैट्रिक्स जो आई हमारी ऊपर, उनके सबके डिटर्मिनेंट चेक करें। इसने 0 दिया तो फिर मैं अगला चेक करने लगा, तो इसने मान दे दिया 4 जो कि 0 नहीं है, तो रैंक ऑफ ए बी यहाँ पर 3 हो गई। अब क्या आप हमें बताएंगे कि ए की रैंक कितनी है, कह दो 3, और बी की रैंक, ए बी की रैंक कितनी है, वो भी 3। तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर आ जाए 3 3 या 2 2 या 1 1। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गई, और कंसिस्टेंट हो गई तो अब 2 प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। वो किस पे निर्भर करेंगे, नंबर ऑफ अननोन पर। लिखिए हियर, अब आइए बात पर। अब मैं परिभाषा लगा के देखता हूं, मेरा काम है ये बन बनाना, कहाँ गया, किधर गया, हाँ पहले कॉलम में A11 को बन बनाना, उसके नीचे के 0, फिर A22 को बन बनाना, उसके नीचे 0, और फिर A33 को बन बनाइए तो ठीक और नहीं बनाइए तो ठीक। तो हियर रैंक ऑफ ए
रैंक ऑफ ए बी के बराबर है, और जो बराबर है वो कितनी है, 3 है, और 3 ही इक्वेशन में नंबर ऑफ अननोन है एक्स वाई जेड, और बराबर हो गया नंबर ऑफ अननोन्स, बराबर नंबर ऑफ अननोन्स, और लिख दो बराबर 3, फुल स्टॉप। नहीं समझे? ए मैट्रिक्स ए की भी रैंक 3 है, ए बी की भी रैंक 3 है, और आपकी इक्वेशन में जो लिखी होती है एक्स वाई जेड में या x1 x2 x3 में वो भी 3 ही है। तो यहाँ क्या नियम लग रहा है, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ अननोन के है, और जो कि बराबर कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, ए बी की रैंक भी 3 है, और ए की रैंक भी 3 है। तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, ये परिभाषा लगा रहा हूं, बताइए कौन सा केस बनाइए, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ अननोन, ये कौन सा केस है, ये केस फर्स्ट है। तीनों जब बराबर होते हैं तो देयरफॉर दी, ये दोनों बराबर हैं, वो तो कह रहे हैं देयरफॉर दी इक्वेशंस आर, ये जरूर लिखा करना, कुछ लोग तो इसे बिल्कुल लिखाते ही नहीं है, सीधा हल किया और ए एक्स बराबर बी में चेंज किया कि आंसर ले जाओ। देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड हैव कि चलो कंसिस्टेंट है तो कितने सॉल्यूशन रखेगा, यूनिक ओनली वन या यूनिक, या फिर मैनी और इनफाइनाइट ओनली वन, एंड हैव ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड के मान कुछ भी आए लेकिन एक ही बार आएंगे, जो नहीं है कि एक्स वाई जेड के मान तरह तरह के आ जाएं। एंड हैव कंसिस्टेंट एंड हैव ओनली वन सॉल्यूशन। मैनी कहें तो हैव और ओनली वन, एंड हैज, और वन सॉल्यूशन कहें या यूनिक सॉल्यूशन कहें तो हैज। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हैं, एंड हैज वो इक्वेशन, ओ सही लिखा था, एंड हैव ये इक्वेशन 3 है, और जो इक्वेशन है वो हैव माने रखती हैं ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर हो गया। नाउ नई लाइन से लिखें, नाउ अगर ओनली वन सॉल्यूशन, तो जहां क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था वहीं से उठा लो, ओनली वन सॉल्यूशन रखते हैं। नाउ बी हैव, अब हमारे पास है क्या कि जो हमारा ए बी बराबर लिखा था वो क्या था, ए बी बराबर लिखी थी ना, बी हैव ए बी बराबर क्या था, ए बी बराबर कितना था, 1 के नीचे 0 0, और फिर यहाँ 1 नीचे 0, और यहाँ पर क्या था कैलकुलेशन में, मेरी तो कैलकुलेशन ही गायब हो गई, और यहाँ था 1 2 2, ठीक है, ये 1 0 0, फिर 1 1 0, और फिर था 1 2 2, यहाँ था 1 2 2, और पार्टीशन लगा था फिर, और बी क्या था 3 1 0, चलो बन चल गया काम, सब मिटा दिया था पीछे। यहाँ तक बात आ गई। अब यहाँ बताइए, नियम ये लग रहा है ठीक है, यहाँ ए क्या है, कह दो ये है ए यहाँ से ये उठाई जाएगी और मुझे कुछ नहीं उठाना, और ए एक्स बराबर बी कह दो, और बी ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक। नाउ वी हैव, जो ए बी बराबर हल करते करते इतना आया था, इसको कंपेयर विद करिए, इसको या कह दो देयरफॉर फ्रॉम ए एक्स बराबर बी वी हैव, यहां से ये तो जान गए कि ए बी बराबर लिखा है, हल करके यहां आ गए थे हम, तो आप ये जानते हो ये क्या लिखा है ए, और ये जानते हो इधर वाला ये क्या लिखा है कि बी, तो अगर हमें ए की जरूरत पड़े तो ये उठाऊंगा, और बी की जरूरत पड़े ये उठाऊंगा। नाउ फ्रॉम बी हैव ए बी बराबर जो इतना है, उसके बाद कहें नाउ फ्रॉम ए एक्स बराबर बी, हो गया कंप्लीट। इतना ही काम हर क्वेश्चन में करना है, अब प्रैक्टिस हो जाएगी।
नाउ फ्रॉम ax बराबर b वी हैव, चलो a लिखो, a क्या है 1 0 0 1 1 0 1 2 2, यही है 1 0 0 1 1 0 1 2 2, a हो गया। x पहले ही पता है तुम्हें कि x y z था, चलिए ठीक है ये भी हो गया। ax और बराबर, अब b लिखो, b क्या है वो क्वेश्चन वाला b मत लिख लेना, जो यहाँ कैलकुलेशन, इसे एक डाल लिया करो बेटा, जी तुम्हारे जो हम लिखते गए हैं, तो जब यहाँ हल करते करते ए बी बराबर यहाँ आ गए थे, वहाँ एक डाल लेना, और फिर इसका डिटर्मिनेंट अलग निकाला था, और इनमें से एक एक हटा के कॉलम इसे निकाला था, वो परिभाषा बिलोंग कर गई कौन सी है, तो ए एक्स बराबर बी कहें तो बी क्या है 3 1 0। कल देखना हम बहुत अच्छा क्लियर करा देंगे सब, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे चलता हूँ। 3 1 ए एक्स बराबर बी में रखें तो ए तो ये हो गया, कौन सा ए शुरू में क्वेश्चन में दिया वो ए नहीं, जो हमने ये ऑपरेशन लगा के जहाँ रोक दिया था क्वेश्चन को, ए हो गया, ये एक्स हो गया बराबर बी। अब देखना इसका इसमें गुणा करो, क्या होगा 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, फिर जोड़ लेते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और तीनों जोड़ लो, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड और बराबर 3। ये पहला इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये बन गया। अब कहेंगे इससे करिए, इसमें मल्टीपल, 0 इंटू एक्स छोड़ दो, 1 इंटू वाई यहाँ लिख लो 1 इंटू वाई, और ये हो गया 2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड इतना बन गया और बराबर 1। अब तीसरा लिखिए 0 इंटू, ये तीसरे का गुणा करो, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, तो 2 इंटू जेड और बराबर ये 0 है, तो यहाँ से हमने निकाला तो जेड बराबर 0 आ गया। इससे 2z बराबर 0 तो z बराबर 0 आ गया, और z का मान 0 इसमें रख दे तो y बराबर 1 आ गया। समझ रहे हो क्या? बॉक्स मत लगाइए अभी। जो तीसरा इक्वेशन यहाँ लिख लिया करो पहले, इस इक्वेशन को a डाल लो और ये दूसरा बना वो b डाल लीजिए b, और तीसरे इक्वेशन को लिख दो इसको c। अब देखिए फ्रॉम c वी गेट, c से क्या मिला 2z बराबर 0, तो ये मिल गया z बराबर 0, और z बराबर 0 b में रख दें तो y बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 1 यहाँ लगा दो और z बराबर 0, तो z की जगह 0 y की जगह 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 3, x प्लस 1 बराबर 3, और 1 उधर घट गया तो x बराबर 2। इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो साफ साफ लिख लीजिए नीचे, और जब ये x y z के मान आ जाएं तो ये तीनों इक्वेशन जो दी हैं उनको लाई करने चाहिए, तीनों में रख के देखा करो। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, जो लीनियर इक्वेशन दी थी उनका सॉल्यूशन इज क्या है, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 0। जरा जल्दी से चेक करिए क्या सही आया। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट चल रहा था, और कोई बात नहीं, अभी मैं सिखा रहा था, अभी आप कुछ नहीं सीखे होंगे, असली बात कल सीखेंगे, क्योंकि आज तो मैंने भूमिका बनाई है केवल कि हम ऐसे तो कैलकुलेशन में चलते हैं, फिर केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, परिभाषा कैसे लगाते हैं, तो आप केवल आज इतना देखें। आंसर और देख लीजिए कितना आ रहा है, x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 0, बिल्कुल सही है। इसकी प्रैक्टिस हम आपको कल कराते हैं, और जब तक आप सीख नहीं जाएं, और जब सीख जाओगे आप कॉल करोगे तब मैं इसको बंद करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, इसलिए इसको मैं नंबरिंग से लेके चलूंगा। ठीक है।